दोस्तों स्वागत है आपका फिर से बालाजी आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास में, जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वेजिटिव वायरिंग जिसका पार्ट 1 रहने वाला है। वैसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासों का क्लास आज 27 रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है तो आपको क्लास वाइज यानी कि एक से सभी क्लासें देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से आपके लिए तैयार करके और क्लास वाइज जो आपके फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसकी सभी क्लासें मैंने अपलोड की हैं। तो अगर आप पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड एम्प्रूवबिलिटी स्किल्स एंड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सभी क्लासें सिलेबस अनुसार मिलेगी। और इसी के बाद जब सिलेबस समाप्त होता है तो आपके मॉडल पेपर भी तैयार किए जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है जो इस चैनल पर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपन आते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पर, क्योंकि अपन ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, अपन बात करेंगे ओनली पढ़ाई, ओनली पढ़े। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पहला क्वेश्चन है, स्थायी वायरिंग के प्रकार हैं। तो स्थायी वायरिंग के प्रकार ऑप्शन ए है पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग, बेटन वायरिंग, पाइप वायरिंग या सभी। ध्यान से सुनिएगा कि स्थायी वायरिंग क्या होती है। देखिए, आवासीय भवनों, कार्यालयों, विद्यालयों, उद्योगशालाओं, भंडारों आदि में दीर्घ अवधि यानी कि बहुत समय तक उपयोग किए जाने हेतु स्थापित की गई वायरिंग स्थायी वायरिंग कहलाती है। देखिए, वायरिंग क्या होता है कि वायरिंग है ना, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार होते हैं, तो वह प्रकार होते हैं दो प्रकार। एक होता है अस्थायी वायरिंग और एक होता है स्थायी वायरिंग। तो अस्थायी वायरिंग होती है जो वायरिंग अल्प समय के लिए किसी मेले, प्रदर्शनी, उत्सव आदि में लाइट एंड फैन के लिए स्थापित की जाती है, वह अस्थायी वायरिंग होती है। ठीक है, तो आपको अस्थायी और स्थायी में जो अंतर है उसका पता चल गया होगा। देखिए, मैं आपको है ना क्वेश्चंस के साथ सभी प्रॉब्लम्स जो आपके रहने वाली हैं वह सभी क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। आपको किसी भी डाउट्स का कोई प्रॉब्लम अब रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप बालाजी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। अगर आपने क्लास 1 से हमारे सभी वीडियो को देखेंगे और सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो देखिए, अस्थायी वायरिंग और स्थायी वायरिंग में आपको जो अंतर है वो पता चल गया होगा। अब देखिए, अस्थायी वायरिंग क्या होती है कि अस्थायी वायरिंग के जो नाम है, इसमें स्थायी का पूछा है लेकिन मैं अस्थायी का बता रहा हूँ। अस्थायी की जो नाम है ना, वह है, एक तो है फ्लेक्सिबल केबिन वायरिंग, नाम याद रखिएगा, और एक है क्लिट वायरिंग। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं, फ्लेक्सिबल केबिन वायरिंग और एक होती है क्लिट वायरिंग। और स्थायी वायरिंग के नाम सुने तो देखिए, ये है कि केसिंग कैपिंग वायरिंग, बेटन वायरिंग या CTSTRS वायरिंग या लेड सीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग या कंसिड वायरिंग, यह प्रकार होते हैं स्थायी वायरिंग के। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिव्यूज करके और फिर से सुनिएगा और उनको लिख लीजिएगा। अगर आप लिख लोगे तो आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हो, बार बार आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नाम जो मैंने बोले थे स्थायी वायरिंग में, वो तीनों नाम इसमें मैच हो रहे हैं, यानी कि यह सभी आंसर आपके सही होंगे, यह सभी आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो क्या है कि कोई क्वेश्चन में कुछ जानकारियाँ बतानी पड़ती हैं, तो ज़्यादा समय की टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि उसी के साथ आपके 5-6 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको उसमें दो बातें बताई थी, अस्थायी और स्थायी दोनों के बारे में आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप काफ़ी समझदार हो, आप सब समझ जाते हैं, तो आप टेंशन मत लेना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत कार्य से ही कराया जाना चाहिए, तो क्या अनुभवी से, ठेकेदार से, लाइसेंसदारी से या किसी से भी। तो देखिए, इसका जो आंसर रहने वाला है वह होगा सी, क्योंकि हमें यह कार्य उसी से करवाना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो। ठीक है, देखिए, यह जो लाइसेंस से कार्य करवाने के लिए नियम पारित किया था BIS, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने यह नियम लागू किया था कि विद्युत वायरिंग, अगर विद्युत की स्थापना अपने घरों में करनी है या उद्योगों में करनी है, कहीं पर भी करनी है, तो अपन को लाइसेंसदारी ठेकेदार से करवाना चाहिए, लेकिन लाइसेंसदारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, यह ISI और कोई उस पर जो अपन काम में जो सामग्री लेते हैं उस पर ISI चिन्ह लगा होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लाइट एंड फेयर तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही की जानी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरे क्वेश्चन पर है, विद्युत वायरिंग की स्थापना लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में उपभोग बिंदु से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि अपना जो बोर्ड होता है ना, लाइट बोर्ड होता है, जिसमें कुछ स्विच लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं और इंडिकेटर लगा होता है, तो उसमें कितने उपभोग
होने चाहिए जो उप परिपथ होता है। परिपथ दो प्रकार के होते हैं, उप होता है, एक पावर होता है, ठीक है। तो पावर में हमेशा 2 होने चाहिए और उप में हमेशा 10 होने चाहिए, यह ध्यान रखिएगा आप। देखिए 2 किसके लिए, तो पावर के लिए, यह आप ध्यान रखिएगा। 2 है पावर के लिए, पावर के लिए, और 10 है जो है उप परिपथ के लिए, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक और जानकारी इसी के साथ बता देता हूँ कि उप परिपथ का कुल लोड कितना होता है। उप परिपथ का कुल लोड होता है 800 वाट, ठीक है। और इसी के साथ आपसे पूछ ले कि पावर का कितना होता है, तो पावर का होता है 3000, ठीक है, 3000 वाट, ठीक है। यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वायरिंग की स्थापना करते समय स्विच बोर्ड को कक्ष के प्रवेश द्वार के किस ओर लगाना चाहिए। देखिए दाई ओर, बाई ओर, सामने या कहीं पर भी। तो देखिए जब भी अगर अपन लाइट फिटिंग करवा रहे हैं, वैसे लाइसेंसदारी ठेकेदार रहेगा तो उसको सब पता है, उसने पढ़ा है, उसके बारे में वो जानता है, तो वह लगाएगा सिर्फ जहाँ पर लगता है। तो देखिए अगर अपन को पता रहे तो अच्छी बात है। तो देखिए किस ओर लगाना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रवेश द्वार के निकट बाई ओर स्थापित करना चाहिए, बाई ओर, ठीक है। ये ध्यान रखना, बाई वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना कि स्विच स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। स्नान घर की बाहर की दीवार पर ही स्विच बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। गैलरी, बरामदा, पोर्चे, टेरेस, बालकनी आदि में लाइट स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। जो अपने बरामदे की जो लाइट्स होती है सभी, वो सभी अंदर लगानी चाहिए। अगर बाहर लगाने की जरूरत पड़े तो उसको जलरोधी होना अति आवश्यक है, जिसमें पानी नहीं जा सके। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट्स जलरोधी होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लाइट एंड फैन परिपथ 5 एम्पीयर तथा पावर परिपथ में 15 एम्पीयर 240 रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। छत के पंखों ब्लेड, अब देखिए आता है अगले क्वेश्चन पर। देखिए जो मैंने अभी बात बोली थी वही क्वेश्चन आ गया। पावर सॉकेट एम्पीयर रेटिंग स्थापित किया जाता है, तो कितना किया जाता है, अभी मैंने बताया था कितना किया जाता है। तो यह किया जाता है मेरे दोस्तों 15 एम्पियर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना छत की ब्लेड्स तथा फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए बात क्या की है इसने कि जैसे कि छत है, छत के यहाँ पर पंखा लगा हुआ है और यह अपना पर्स है, यही अपनी जमीन है, यही अपना पर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा। न्यूनतम पूछा है इसने, तो न्यूनतम होती है 2.4 मीटर। और यह अधिकतम पूछ ले, अगर आपसे अधिकतम पूछ ले तो 3000 को राइट करके, सॉरी 3.0 मीटर को आप राइट करके आ जाना, यह आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अधिकतम के लिए 3.0 और न्यूनतम के लिए 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, IE 85 के अंतर्गत ओवरलोड लाइनों में, और सॉरी ओवरहेड लाइनों में 2 पोल्स के बीच की दूरी होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि जैसे कि पारेषण लाइनें जो होती हैं, जहाँ से अपने फिटर्स से जो लाइन आती हैं, जिसमें पोल्स होते हैं ना, पोल्स, 2 पोल्स, इन पोल्सों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना 220 जो दिया है ना, ये होता है फिट में, 220 फिट होना चाहिए या 67 मीटर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा, तो इसमें अपना 267 मीटर, सॉरी 67 मीटर सही हो जाएगा। और फिट में पूछ ले तो 220, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत वायरिंग हेतु स्थापना कारक निम्न में से है। तो देखिए दिखावटी, मजबूती, सुरक्षित या यह सभी। तो देखिए जो विद्युत स्थापना कर रहे हैं अपन, तो दिखावटी भी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, अधिक समय तक चलना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो यह सभी अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वायरिंग करने है तो आवश्यक सामग्री निम्नलिखित में से है। तो कील, तार, पेच या यह सभी, तो यह सभी अपने आंसर सही हो जाएंगे। इन तीनों चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है विद्युत वायरिंग में। और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए वह मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, जो सुनिएगा। बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की आवश्यकता होती है। बोर्ड कितने बड़ा होना चाहिए, तो देखिए 100 इंटू 150 mm या 100 इंटू 175 mm या 100 इंटू 200 mm या 200 इंटू 250 mm, ठीक है। और यह लकड़ी से निर्मित होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लोहे के बॉक्स कंसेंट वायरिंग में सहायक सामग्री किट है, तो लोहे के बॉक्स एवं और से खुले लगाए जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, लोहे के बॉक्स होने चाहिए, तार होना चाहिए, माइका सीट होनी चाहिए, पेच की लकड़ी की गिट्टियाँ आदि होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से है कि विद्युत घंटी में किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। एक पोल एक पथ स्विच, एक पोल द्विपथ स्विच, सिलिंग स्विच या नाइफ स्विच। ऑप्शन फिर से पढ़िएगा क्योंकि वो यहाँ पर गलत हो गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। देखिए विद्युत घंटी में किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो एक पोल पथ स्विच, एक पोल द्विपथ स्विच या पुश बटन स्विच या नाइफ स्विच। तो आपका आंसर हो जाएगा पुश बटन स्विच, ठीक है। यह आप ध्यान रखिएगा। हमेशा विद्युत घंटी जो होती है ना, उसमें किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पुश बटन का प्रयोग किया जाता है। वैसे पुश बटन का है ना, बजर भी घंटी होती है, मशीन आदि में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DPIC या TPIC किस प्रकार का स्विच है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि DPIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DPIC का फुल फॉर्म होता है
देखिए डीपीआईसी की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है ड्यूबल पोल आयरन प्लेट, दो पोल आयरन प्लेट स्विच, ठीक है। और टीपीआईसी की फुल फॉर्म होती है ट्रिपल पोल आयरन प्लेट, जिसको बोला जाता है तीन पोल आयरन प्लेट स्विच, ठीक है। तो रोटरी स्विच में प्रयोग किया जाना चाहिए, मेन स्विच में किया जाना चाहिए, टोंगल स्विच में किया जाना चाहिए, या यह सभी तो देखिए यह है जो इनका प्रयोग किया जाता है डीपीआईसी और टीपीआईसी का, वह किया जाना चाहिए मेन स्विच में, ठीक है। मेन स्विच में इनका कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों नंबर पर ध्यान मत देना, डायरेक्ट आप यहाँ पर ध्यान देना क्वेश्चन पर। कंडक्टिव पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई या मिमी में, या आंतरिक व्यास मिमी में, या यहाँ छुपा हुआ है बाह्य व्यास मिमी में। तो किस में निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब किस में दर्शाया जाता है, किस में उसको माप के और वहाँ पर फिट किया जाता है? तो देखिए बाह्य व्यास और मिमी में। उसका बाह्य व्यास क्या है, उसकी मोटाई क्या है? जैसे कि यह एक कंडक्टिव पाइप है, ठीक है, इसकी मोटाई इतनी है, मान लीजिए इतनी मोटाई है, तो हमेशा वो जहाँ से मापा जाएगा, तो कहाँ से मापा जाएगा, यहाँ से बाहर से लेके बाहर तक की मोटाई, उसका व्यास और मिमी में मापा जाएगा, मिमी में, यानी कि आपका डी आंसर जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए यूजिंग फैक्टर। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि जो अपना फ्यूज का जो तार होता है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है कि 1.4। देखिए डबल डबल इसलिए लिखा हुआ है कि एक बार इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा और एक बार आएगा आपका हिंदी में लिखा हुआ, तो ये डबल डबल इसलिए लिखा हुआ आएगा, आपका आंसर इसमें से एक होगा, यानी कि 1.4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंडेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वह इस प्रकार हैं: डिले संयोजनों से बचाव, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, या अत्यधिक केप कवर दबाव को रोकना, समान सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें जो आंसर है आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी में क्या है, समान टर्मिनलों का तनाव कम करें। देखिए क्या बात है यहाँ पर कि जो अपन से क्वेश्चन पूछा है ना, उस पर गौर करेंगे, जिसमें दिया है कि पेंडेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य, यानी कि देखिए आपने कभी वो होल्डर देखा होगा जो अपन बाहर लगाते हैं या कहीं पर भी ऐसे वायरिंग जो बोर्ड में फिट नहीं किया जाता, जैसे कि वो जो होल्डर होता है ना, जिसमें वो कहीं पर भी अपन उसको लटका सकते हैं इस प्रकार से, इसमें बल्ब फिट किया जाता है। आप समझ रहे हो कि बात, गांव में ज़्यादातर लगाया जाता है, सिटियों में बहुत कम लोग लगाते हैं, बहुत सारी दुकानों पर तो लगाया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जब अपन यहाँ पर पोल्स पर वायर को फिट करते हैं, यानी कि तार लगाते हैं फेज और न्यूट्रल, तो यहाँ पर क्या अपन होल्डर के अंदर एक घाट लगाते हैं। घाट लगाते हैं उसको इसलिए लगाया जाता है कि यह बाहर ना निकले, वायर का यहाँ पर खिंचाव का तनाव कम हो जाता है, यह बाहर नहीं निकले। बहुत सारी टीवियों में, बहुत सारे उपकरणों में क्या है कि अंदर गांठ लगी हुई थी तार के, तो उसका कारण क्या है कि वह बाहर खिंच ना जाए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, फ्यूज कौन से प्रकार का है? यह फ्यूज कौन से प्रकार का है? क्वेश्चन ऑप्शन से अपने चाकू धार कार्टिज फ्यूज, हाई रफ्सी रिंग क्षमता फ्यूज, फेरुल संयोजक कार्टिज फ्यूज, और लास्ट ऑप्शन से अपना डाइजर्ड पेंच प्रकार कार्टिज फ्यूज। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें होगा अपना, तो इसमें हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज सही होगा, क्योंकि यह जो डायग्राम दिया है यह हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो चित्र दिए हैं इनको अपन क्या नाम दे सकते हैं, यानी कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है? तो क्या ब्रैकेट होल्डर है, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर है, कौन स्वीवेल लेफ होल्डर है, या गोलियत एडिशन स्क्रू लेफ होल्डर है? तो यह जो दिए हैं यह एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर हैं। देखिए फिर से आपको चित्र बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनके जो यहाँ पर जो भाग दिया है ना, यहाँ पर आप स्क्रू द्वारा कस सकते हैं बल्ब को, तो इसलिए इसको स्क्रू टाइप बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? इस प्रतीक का नाम क्या है? ऑप्शन है लिंक, फ्यूज, पुल स्विच, प्लग और सॉकेट। तो देखिए प्लग और सॉकेट सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्लग और सॉकेट इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? मोटर, गीजर, दस्ती औजार, वातानुकूलक। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा गीजर। गीजर अपना आंसर हो जाएगा। यह क्या होता है कि एलसी श्रेणी में एमसीबी द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो भार को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू वायरिंग में कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? देखिए घरेलू वायरिंग में कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ स्थापना योजना, वायरिंग आरेख, परिपथ आरेख या लेआउट। तो देखिए कौन से, तो परिपथ आरेख।
कौन सा, परिपथ आरेख सही होगा। जब भी अपन घर पे वायरिंग कर रहे हैं तो अपन क्या बनाएंगे, परिपथ आरेख बनाएंगे। सर्किट क्या बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे। वायरिंग डायग्राम मत लिख देना, स्थापना भी नहीं और लेआउट भी नहीं, ओनली सर्किट डायग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का प्रभाव होगा। वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, भार धारा बढ़ेगी, वोल्टेज पाथ घटेगा, गर्मी के कारण केबल खराब होगी। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि गर्मी के कारण क्या होगा कि केबल खराब होने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंडक्ट सामग्री का नाम है, इसका नाम क्या है, तो ठोस बैंड, ठोस एल्बो, निरीक्षण बैंड या निरीक्षण एल्बो। तो यह होगा निरीक्षण बैंड, इसमें कौन आंसर होगा, निरीक्षण बैंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो क्या 1, 2, 3 या 4। तो देखिए इसमें कितनी आवश्यकता हो सकती है, 2 की, 2 सही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। कंसील्ड वायरिंग करने का फायदा क्या है, संभालने में आसान, कम वोल्टेज पाथ, उच्च उचालक प्रतिरोध या नमी से सुरक्षा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि नमी से सुरक्षा रहेगी। कंसील्ड वायरिंग का जो सबसे अच्छा फायदा है वह है प्रोटेक्शन, यानी कि नमी से सुरक्षा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना का नाम क्या है, यानी कि आरेख का नाम क्या है। आरेख का नाम देखिए स्थापना योजना, लेआउट, वायरिंग, परिपथ या आरेख। अभी बताया था मैंने क्या है यह, सर्किट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एच आर से फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है, इसका जो ऑप्शन है 1, 1.1, 1.4 या 1.7। तो क्या है, 1.1 है। ठीक है, किस प्रकार के, देखिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनको याद कर लीजिए आप, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। तो फेरेडे रिले, उसमें रिले, आवेग रिले, हाई सॉरी ड्राई रिले, ड्राई रीड रिले। तो इसमें जो आपका सी वाला जो आंसर है वह सही हो जाएगा, आवेग रिले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। यह जो सामग्री दी है इसका नाम क्या है, क्या 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग या सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजक या बगल प्रवेश के साथ चपेट संयोजक। देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, यानी सीधे प्रवेश के साथ संयोजक। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।